बच्चों अब इस चैप्टर का एक टॉपिक आता है, ये अपना कैपेसिटेंस का पार्ट स्टार्ट हो चुका है और हमें आज इसमें डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है कि ये क्या होते हैं। ये जगह जगह यूज आएगा अभी इस चैप्टर में। और एक पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन एक होता है जो हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, पर ये वो पोलराइजेशन नहीं है, ये एक अलग प्रकार का मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन है। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, आपको समझाया जाएगा वो। अब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस तक पहुंचने के लिए पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के बारे में आप क्या क्या जानते हो? इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे कि मेटल्स, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी गुड कंडक्टर्स होती हैं। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है इनमें। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का, करंट का फ्लो कर देते हैं इजीली, ठीक है। अब कंडक्टर्स में मेटल्स आ जाती हैं सारी की सारी। लेकिन जो कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर हो, ये वैसे तो इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सब रैंडम मोशन करते हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। कैसा मोशन होता है ये? रैंडम मोशन। तो जब ये रैंडम मोशन करते हैं तो इन सबकी जो वेलोसिटी का एवरेज आता है वो जीरो आता है। अगर हम पूरी की पूरी वेलोसिटी सारी इलेक्ट्रॉन्स की देखें तो वो क्या आएगी? जीरो। यानी कि रियल में कोई भी मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का नहीं हो रहा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी में जा रहा है, तो सबकी वेलोसिटी का एवरेज जीरो आता है। तो नॉर्मली तो जो कंडक्टर है वो भी एक तरीके से इंसुलेटर जैसे ही होते हैं, लेकिन इनका कंडक्टिंग बिहेव का पता कब चलता है? जब इनको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। जैसे आप अगर नॉर्मली किसी मेटल को टच करोगे तो क्या उसमें करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक उसमें बैटरी से कनेक्ट नहीं कर दिया जाए। तो बैटरी का मतलब हमने उसको किससे कनेक्ट किया? अब जैसे ये क्या था? ये पूरा एक कंडक्टर था। अगर मैं एक तरफ पॉजिटिव प्लेट लगा दूं बैटरी की और एक तरफ नेगेटिव प्लेट लगा दूं, तो क्या बच्चों ये अब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेंगे? नहीं। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन थे जो, ये अब एक यूनिक डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करने लग जाएंगे। और जैसे ही ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करने लगे तो एक वेलोसिटी इनकी इस तरफ आ गई, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, जो अभी आगे वाले चैप्टर में आएगा। तो जब ये एक साथ मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में करने लगे, अब करंट फ्लो होने लगेगी। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। तो कंडक्टर में से करंट नॉर्मल कंडीशन में तो फ्लो नहीं होती, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं। लेकिन कब फ्लो होती है? जब हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो कंडक्टर, इंसुलेटर सबका बिहेव अगर फील्ड नहीं लगा रहे हो तो एक जैसा है, लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो तो सबका बिहेव अलग अलग होता है। तो सबसे पहले कंडक्टर का बिहेव आपने देख लिया। एक्सटर्नल फील्ड लगाने पर ये करंट को फ्लो करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इजीली करंट फ्लो ये करते हैं। तो कंडक्टर तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है जो सभी पढ़ चुके होते हैं। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स, अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जिनमें बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। हैव नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो अगर इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो क्या ये इजीली करंट फ्लो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर से करंट फ्लो नहीं होती, ठीक है। तो इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इनमें करंट फ्लो नहीं होती। लेकिन इंसुलेटर में कुछ ऐसे इंसुलेटर होते हैं जिनमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है। इस एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को आप समझो। इंसुलेटर तो वो सारे के सारे हैं, जैसे चाहे वुड ले लो आप, चाहे पैराफिन वैक्स ले लो, चाहे ग्लास ले लो, ये सब इंसुलेटर हैं क्योंकि इनमें करंट फ्लो नहीं हो सकती। लेकिन कुछ इंसुलेटर्स ऐसे होते हैं जिनमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है। वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है? वो ये होती है कि जब इनको एक्सटर्नल फील्ड में हम रख देते हैं, व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल फील्ड, अप्लाई एक्सटर्नल फील्ड, तो इनका जो एक एंड है, वन एंड becomes
पॉजिटिव चार्ज एंड अदर एंड, जो दूसरा एंड है इनका, बिकम्स नेगेटिव। ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कुछ इंसुलेटर्स में पाई जाती है, सब में नहीं पाई जाती है। ये कुछ इंसुलेटर्स में ऐसा होता है कि जब इनको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इनका एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव हो जाता है। जैसे हमने एक इंसुलेटर लिया, अब हमने इस एक तरफ पॉजिटिव प्लेट लगा दी, एक तरफ नेगेटिव लगा दी, एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया। तो अगर इस इंसुलेटर का एक एंड नेगेटिव हो जाए और एक पॉजिटिव हो जाए तो हम क्या कहेंगे, ये जो इंसुलेटर है जिसमें ये वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है उसी को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ये है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या है, एक इंसुलेटर सब्सटेंस है, लेकिन एक ऐसा इंसुलेटर सब्सटेंस है जिसको एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर वो क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। मतलब पोलराइज का मतलब एक उसका एंड पॉजिटिव और एक एंड उसका नेगेटिव हो जाता है। तो ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम चलते हैं इसके अंदर कि ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में ऐसा क्यों होता है। तो उसके लिए अब हमें स्टडी करनी पड़ेगी पूरी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, अब आप इसके बारे में समझो। ये एक प्रकार का इंसुलेटर सब्सटेंस है। अब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में दो तरीके के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एक होते हैं नॉन पोलर और एक होते हैं पोलर। नॉन पोलर वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होते हैं, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है। नॉन पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही सेंटर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का सेम सेंटर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई डिस्टेंस नहीं होती, तो इनका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2a। Q तो चार्ज हो गया, 2a इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर कोई डिस्टेंस ही नहीं है तो यानी 2a 0, इनके बीच की डिस्टेंस 0, तो जो डाइपोल मोमेंट है वो इनका 0 आ जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर सेम होता है उन्हें नॉन पोलर कहते हैं, इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो या तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसका एग्जांपल की बात करें तो H2 और CO2। H2 और CO2 ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है। H2 और CO2 दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, नॉन पोलर। एक होते हैं पोलर, पोलर में पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होते हैं, इनके बीच की एक डिस्टेंस होती है, तो इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होता है, इज नॉट इक्वल टू 0। तो दो तरीके के मॉलिक्यूल्स डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल पोलर का अगर देखें HCl और H2O, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कैसे होते हैं, पोलर। तो नॉन पोलर, पोलर कैसा भी मॉलिक्यूल डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स को जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। अब समझना ध्यान से आप बात। सबसे पहले बच्चों, अगर मैंने एक ऐसा सब्सटेंस लिया जिसके पास मान लो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये देखो ये नॉन पोलर, प्लस माइनस सेम, ठीक है। और मैंने क्या किया, अभी तो ये एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, कोई फील्ड नहीं है, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी, सबका 0 है, तो टोटल डाइपोल मोमेंट 0। अब मैंने क्या किया, इसी में एक तरफ पॉजिटिव प्लेट लगा दी, एक तरफ नेगेटिव, और बीच में इसको रख दिया। इसी सब्सटेंस को अब मैंने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। क्या होगा, जो सेंटर प्लस माइनस का सेम था, अब जो प्लस है वो माइनस अट्रैक्ट करेगा प्लेट, और माइनस वाले सेंटर को प्लस अट्रैक्ट करेगा। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा। तो जो माइनस प्लस सेम थे, एक ही पॉइंट था, अब माइनस अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, प्लस अट्रैक्ट होगा नेगेटिव प्लेट की तरफ,
तो ये सिचुएशन फिर ऐसी बन जाएगी जैसी मैंने आपको बताया। ये इसका पोलराइजेशन हो गया, ये देखो माइनस प्लस अलग अलग हो गए। अब होगा क्या, ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव बच जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बच जाएगा। तो इसका एक सरफेस नेगेटिव हो जाएगा और एक सरफेस पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कौन सा है, किसका एग्जांपल लिया मैंने, नॉन पोलर का। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है तो ऐसा होता है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर अगर नॉन पोलर है तो उसका इनिशियल डाइपोल मोमेंट तो जीरो ही आएगा क्योंकि सबका जीरो है। लेकिन जब हम देखेंगे इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए तो ये पोलराइजेशन की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट मिलने लग जाएगा माइनस से प्लस की तरफ इस डायरेक्शन में, ये इंड्यूस हो जाएगा इसके अंदर डाइपोल मोमेंट। तो अगर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया तो वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अट्रैक्शन की वजह से माइनस इधर चला जाता है, प्लस उधर चला जाता है और इनके बीच में गैप आ जाता है और गैप आते ही डाइपोल मोमेंट मिलने लग जाता है। अब जो प्लस माइनस है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इसका एक एंड नेगेटिव हो जाता है क्योंकि माइनस बच गया यहाँ पे, और एक एंड इसका पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरीके से पूरा सब्सटेंस पोलराइज्ड हो जाता है। अब आप कहोगे सर फिर पोलर अगर मॉलिक्यूल हुए अंदर तो क्या होगा, तो उसकी बात कर लेते हैं अपन। अगर पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, पोलर की बात कर रहे हैं तो वो इस तरीके से होते हैं, उनका अरेंजमेंट ऐसा होता है रैंडम, ऐसे बिखरे हुए होते हैं, वो कहीं भी कैसे भी हो सकते हैं, कोई ऐसा है, कोई सीधा भी हो सकता है, कोई यहाँ पर भी हो सकता है, कोई यहाँ पे भी हो सकता है। इस तरीके से ये पोलर, ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कहीं भी हो सकते हैं। तो इनका जब टोटल निकाला जाएगा तो बच्चों अभी भी डाइपोल मोमेंट इनका जीरो आएगा क्योंकि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी का माइनस से प्लस इधर आ रहा है, किसी का माइनस से प्लस डाइपोल मोमेंट इधर आ रहा है, किसी का माइनस से प्लस इधर आ रहा है। तो माइनस से प्लस की तरफ जब इन सबका हम ऐड करेंगे तो ये इस तरीके से अरेंजमेंट है कि सबका जीरो आएगा ओवरऑल। तो चाहे पोलर मॉलिक्यूल्स ही क्यों ना हो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर, उनको अगर एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड है, मतलब आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया है, तो उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। अब बात करते हैं हम कि अगर हम इसी को अगर हम वापस एक्सटर्नल फील्ड में रखें तो बच्चों जैसे ये ऐसे था, नेगेटिव इधर था पॉजिटिव इधर था, तो ये अब जब पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को इस पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, इसको लगेगा टॉर्क। क्या लगेगा, टॉर्क। जब हम इस डाइपोल को, ये डाइपोल है, डाइपोल को हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो टॉर्क लगा और टॉर्क ने इसको अलाइन कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये सारे के सारे जो इधर उधर थे, अस्त व्यस्त थे, वो सब अरेंज हो जाएंगे एक लीनियर पोजीशन में और इस यही पोजीशन हमें दोबारा मिल जाएगी पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर भी। तो इस पोजीशन में वापस से वही प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और एक डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ वापस से इंड्यूस हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में, चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ही क्यों ना हो, चाहे पोलर मॉलिक्यूल्स क्यों ना हो, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पोलराइजेशन कर देता है इन द प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगाया, इसमें भी वही सिचुएशन आ गई, नॉन पोलर में लगाया उसमें भी वही सिचुएशन आ गई। तो अब पोलराइजेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है। पोलराइजेशन होता है काई इंटू ई। तो ई तो यहां पर एक्सटर्नल फील्ड है जो आपने यहां पे लगाया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो ये काई है ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है कि जो सब्सटेंस आपने यूज में लिया है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, वो कितना जल्दी पोलराइज्ड हो जाता है। तो ये उसकी एक कांस्टेंट होता है, ये हर किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है इसकी वैल्यू। तो ये एक कांस्टेंट है, ये एक फॉर्मूला बन गया पोलराइजेशन का कि कितना पोलराइजेशन होगा जब हम किसी भी मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रख देंगे। P इक्वल्स टू काई इंटू ई। ये जो साइन है ये ऐसे होता है, ऐसे और एक स्ट्रेट, इसको बोलते हैं काई। ये कांस्टेंट होता है जो हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। तो मेनली तो इस कांस्टेंट पर डिपेंड है पोलराइजेशन और एक्सटर्नल फील्ड पर डिपेंड है।
अगर फील्ड आपने स्ट्रॉन्ग लगाया तो पोलराइजेशन जल्दी हो जाएगा, अगर फील्ड आपका वीक है तो पोलराइजेशन धीरे धीरे होगा। और वो मटेरियल कैसा है, कुछ मटेरियल जल्दी पोलराइज्ड हो जाते हैं और कुछ धीरे धीरे होते हैं। तो इन दो बातों पर ही निर्भर है पी, पोलराइजेशन। एक तो नेचर ऑफ मटेरियल, जो नेचर कैसा है उसका, और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या है और किस तरीके से वो पोलराइज होता है इन द प्रेजेंट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।